हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का आज है लेक्चर नंबर 3। तो देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसको ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने इस तथ्य का सत्यापन किया था। और उसके बाद फिर हमने धारावाही चालक से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये हमने देखा था बायो-सावर्ट के नियम में। तो बायो-सावर्ट का नियम लगा करके आज हम पढ़ेंगे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी स्टेट वायर हमें दिया गया है। और बायो-सावर्ट के लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि चालक के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। तो देखें ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long straight current carrying conductor। करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको आज हमें पढ़ना है बच्चों कि एक सीधा धारावाही चालक कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, एक अच्छा सा फिगर बने इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ स्केल की तरह। जैसे मेरे पास ये एक बहुत लंबा सीधा तार है, इसी को हम क्या कहेंगे ऋजुरेखीय धारावाही चालक, और इसमें धारा बह रही हो तब ये क्या हो जाएगा, ये तार है या चालक कह लें तो सीधा है और बड़ी लंबाई का है। तो इससे मान लो r दूरी पर एक बिंदु है यहाँ पर, मान लो इस बिंदु पर, इस चालक से यहाँ पर इस बिंदु पर हमें, या और दूर ले लें बिंदु, यहाँ ले लेते हैं P पॉइंट पर, ये पॉइंट हमने ले लिया P। इस पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक के कारण। और मान लो इसमें धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। तो देखें बच्चों, इस बिंदु से मैं इस चालक पर एक लंब गिरा दूं, मान लीजिए मैंने ये लंब गिरा दिया इस बिंदु से इस चालक पर, तो ये दूरी कितनी है r, यानी r दूरी पर ये बिंदु यहाँ इस चालक से r दूरी पर है, यानी लंब दूरी देखी जाएगी। तो इस चालक में जो धारा बह रही है वो कितनी है, I है। तो इस धारावाही चालक से हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो-सावर्ट के नियम में हमने क्या ज्ञात किया था, एक सूक्ष्म अल्पांश से, या सूक्ष्म नहीं कहने की जरूरत है, अल्पांश का मतलब ही सूक्ष्म हो गया, एक छोटा सा, ये बहुत छोटा इसका टुकड़ा है जो कि dl लेंथ का है। और ये यहाँ से इस पॉइंट को मैं m डाल देता हूँ, m पॉइंट से ये जो एलिमेंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, l डिस्टेंस पर है बच्चों। अच्छा सा फिगर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, l डिस्टेंस पर dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया है हमने। बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो L लेंथ पर dl लंबाई का एक स्मॉल एलिमेंट, और धारा नीचे बह रही है तो IDL जो होगा नीचे की ओर होगा। और यहाँ से ये बहुत छोटा टुकड़ा है, तो मान लो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ से मान लीजिए ये x डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है x, डॉट डॉट बना देते हैं इसको बच्चों। ठीक, कितना कोण बना रहा है ये, मान लीजिए फाई, और ये एंगल कितना है, सपोज थीटा। ठीक, अब देखें
अब डीएल लेंथ से कितनी डिस्टेंस हो गई, बायो सावर्ट का नियम यहाँ लगाएंगे तो डीएल लंबाई का अल्पांश बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा बच्चों, dV बराबर, आप यहाँ लिख लेंगे या मैं लिख ही देता हूँ फिर आप कहेंगे, अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर, कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, और मैं संक्षेप में ही लिख रहा हूँ, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न मैंने लिखा नहीं है, आप सुनते जाएं, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, किससे याद कर रहे हैं ये, किससे, कौन सा नियम लगा रहे हैं, बायो सावर्ट का नियम, सावर्ट कह लें या सेवर्ट कह लें, भाई नाम है ये, उसका उच्चारण जैसे भी कर लिया जाए, बायो सावर्ट के नियम से कितना होगा, नियम आपको ध्यान है, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, DL और उस DL को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा दिस वन, इसके और इसके बीच का कोण कितना माना है हमने, थीटा, तो साइन थीटा अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से x, आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे बच्चों, r दूरी तो यहाँ से है, ये कौन सी दूरी होती है, जो अल्पांश की उस बिंदु से दूरी है वो यहाँ पर x है, तो कितना आएगा x, तो ये गलती मत कर देना कि फ्लो में चलते चले जाओ और आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर कर लो, तो इसलिए मैंने जानबूझ के आर इसको माना, मैं इसको भी आर मान सकता था, कि आप गलती न करें, जिससे आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि हम कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं, दिस वन, आर के स्थान पर यहाँ दूरी कितनी है, x है, तो dV इतना हुआ बच्चों। अब बात आती है कि पूरे धारावाही चालक के कारण निकालना है, तो इसका समाकलन करना है, समाकलन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा, तो संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में लिख रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र, अब B बराबर कैसे निकालते हैं, समाकलन ऑफ dV, इसका समाकलन करते हैं, ये वैल्यू पुट कर दें, तो B बराबर कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, समाकलन के बाहर लिख सकते हैं हम और अंदर लिखा रहने देते हैं IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी बच्चों मुझसे भी गलती हो गई, देखो मैं ऐसी गलती की तो कह रहा था अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक इंटीग्रेशन, फाइनाइट इंटीग्रेशन करना होगा, निश्चित समाकलन, इसकी सीमाएं भी निर्धारित करनी होंगी, तो हम एक काम करते हैं कि इसको कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये बाय x बाई है, सपोज x बाई, और कुछ नाम देते हैं, चलो ये बड़ा x बनाया है मैंने, एक x ये भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम इस पूरे तार को कवर करना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इन पैरामीटर्स को एक निश्चित पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कई सारे पैरामीटर हैं, यहाँ थीटा है, फाई है, x है, r है, l है, dl है, तो अब यहाँ dl है तो लिमिट l की लगेगी, तो l की हमें यहाँ पर कोई सीमाएं पता नहीं है अभी, तो हम एक काम करते हैं, इस कोण के पदों में ले लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसको हम यहाँ मिला दें अगर, और बाई को भी यहीं से मिला दें बच्चों, जैसे इस पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ, कहाँ से, बाई से, इस सिरे से डॉट डॉट करके मैं मिला दिया, ओके, ये मिला दिया, और अब मैं इसको यहाँ भी मिला देता हूँ, इस पॉइंट से भी मिला देता हूँ, भाई बोर्ड स्मूथ है, ज़्यादा चिकना है, इसलिए लाइन सीधी नहीं बन पाती है, तो फिगर हमें एक सुंदर सा बनाना है, इसलिए मैं इस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों। तो देखें अब ये वायर किस कोण पर कवर हो जाएगा,
यानी देखो ये वाला हिस्सा ये कोण बना रहा है, दिस वन, इस कोण को मैं मान लेता हूं एल्फा, ठीक, और ये सूक्ष्म अल्पांश फाई कोण बना रहा था, और इस वाले कोण को मान लेता हूं मैं बीटा। ये डिस्टेंस इधर लिख दें, कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं आप, ये कोण बीटा और ये अल्फा, यानी ये फाई जब अल्फा होता है तो तार का एक सिरा, और जब ये फाई कोण बीटा हो जाता है तो दूसरा सिरा कवर हो रहा है। यानी लिमिट हम अल्फा से बीटा तक लगा लें, वो कब लगा सकते हैं, जब हम फाई के टर्म में इन पैरामीटर्स को ले आए, जो हमारा डीएल है, जो लेंथ के पद हैं उनको हम कोण के पदों में ले आए, तो हम लिमिट आसानी से लगा सकेंगे। तो अब ये कन्वर्जन देखिए कैसे करेंगे। इस त्रिभुज में देखें, किसमें, त्रिभुज, अच्छा मैंने यहाँ एम डाल दिया है, इसको मैं एन डाल देता हूँ, त्रिभुज एम एन पी में, एम एन पी में देखिए, बात ध्यान से समझना बच्चों। देखो थीटा, ये कोण, ये लंब गिराया है तो 90 का हो गया, तो थीटा और फाई जब इस त्रिभुज में जुड़ के 90 के रह जाएंगे, क्योंकि तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 अंश, तो एक 90 निकल गया, तो ये दो कोणों का जोड़ कितना रह गया, यानी थीटा प्लस फाई बराबर रह गया पाई बाई 2। बात समझ गए बच्चों। तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस फाई, साइन ले लें तो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस फाई, ठीक, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो साइन 90 माइनस फाई क्या हो गया, cos फाई। तो देखें इस थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया कौन से पैरामीटर में, फाई में, तो साइन थीटा की जगह हम अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos फाई, सब एक साथ लिखेंगे, एक कन्वर्जन हमें ये मिला, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इनको रेक्टेंगल में बंद करके चल रहा हूँ। अब इसी त्रिभुज में फिर चलते हैं बच्चों, देखें टेन थीटा अगर निकालें, इसी त्रिभुज में ही कर रहे हैं, टेन थीटा बराबर अगर करें तो क्या मिलेगा, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा के लिए लंब हो गया आर और आधार हो गया ये एल लंबाई, तो लंब बटे आधार यानी आर बटे एल, समझ रहे हैं, ठीक। तो आर बराबर कितना आ गया, या ऐसा करते हैं, हमें डीएल लाना था, एक्स के आर तो हमारा कांस्टेंट है ही, तो एल बराबर ऐसा करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं बच्चों, अगर हम टेन फाई करें तो क्या मिलेगा, लंब बटे आधार यानी एल बटे आर, ठीक है, टेन फाई करते हैं, टेन फाई एल बटे आर मिल जाएगा, टेन फाई बराबर एल अपॉन आर, तो एल बराबर आर टेन फाई, तो अवकलन कर दें तो डी एल बराबर, अब देखो आर तो कांस्टेंट रहेगी, आर हमारी नियत रहेगी, ये दूरी, ये बिंदु यहीं पर है, यहीं निकालना है इस चालक के कारण, डीएल हमारा यहाँ भी हो सकता है, अल्पांश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी एल हमारी बदल सकती है, इसलिए उस एल को कांस्टेंट वाले टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आर तो कांस्टेंट है, और टेन फाई का हो जाएगा अवकलन सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो बच्चों देखो इस एक्सप्रेशन से हम डीएल को भी बदल लेंगे, बात समझ गए या नहीं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, बंद कर लेना बच्चों इसको। अब x का काम और कर लेते हैं, x को और बदलते हैं, तो देखें इसी त्रिभुज में, उसी त्रिभुज में चल रहे हैं, cos फाई, यहां से देखिए cos फाई बराबर कितना मिलेगा, सभी पैरामीटर्स को हम फाई में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम पूरे वायर को कवर कर लेंगे। cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया r और कर्ण हो गया x, तो r बटे x, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, r बटे cos फाई, तो x बराबर आ गया r sec फाई, एक कन्वर्जन हमें ये मिल गया।
इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर दें तो अब हम लिमिट लगा सकेंगे, तो संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकेंगे। तो बच्चों इस फिगर की तो हमें जरूरत पड़ेगी ही, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ स्पेस बनाता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ स्पेस कर लेते हैं बच्चों थोड़ा लिखने के लिए। अब देखें इन चीजों को यहाँ पुट करते हैं तो देखिए बी बराबर μ0/4 पाई आई डीएल के स्थान पर कितना रखोगे बच्चों, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई डीएल के स्थान पर, और साइन थीटा के स्थान पर कॉस फाई। समझ रहे हैं। अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखोगे, आर सेक फाई को स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई हो गया। तो सभी हमने फाई में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो देखें सेक स्क्वायर आर से इसकी एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा। अब यहाँ अरेंज करते हैं μ0। अब देखिए यहाँ वेरिएबल हमारा फाई है। तो संपूर्ण चालक के कारण निकाल रहे हैं तो फाई की लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस बीटा से लेकर, यानी इस सिरे से लेकर इस सिरे तक। तो देखें माइनस बीटा, क्योंकि इस रेखा से नीचे का कोण जो नापोगे वो माइनस होगा, तो माइनस बीटा टू एल्फा, यानी एल्फा तक चले गए तो हमारा पूरा तार कवर हो गया। माइनस अल्फा से लेकर, माइनस बीटा से लेकर एल्फा तक हमने लिमिट लगा दी बच्चों। तो अब ये सही बात निकल के आई, μ0/4 पाई माइनस बीटा से लेकर एल्फा तक लिमिट है। आर देखें आई, देखें सेक स्क्वायर फाई कटेंगे, मैं काट नहीं रहा हूँ, ऐसी ओनली समझ लें क्या रह जाएगा, कॉस फाई बटे आर, आई कॉस फाई बटे रह गया आर, ये तो बचा। और डी फाई इसके साथ इसको करोगे ही, बताएं बच्चों। अब देखें आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कॉस फाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, इनको बाहर लिख लेते हैं। μ0/4 पाई माइनस बीटा टू, सॉरी आई अपॉन आर भी मैं क्या करता हूँ बाहर लिख लेता हूँ। क्या रहेगा, माइनस बीटा से एल्फा कॉस फाई डी फाई। ओके बच्चों, अब इसे भी हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, इनको भी हटा देते हैं। तो देखिए b बराबर कितना आ गया, μ0/4 पाई आई अपॉन आर कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, तो आप जानते हैं। और लिमिट माइनस बीटा से एल्फा, लिमिट रखना भी जानते होंगे। पहले अपर लिमिट रखी जाती है वेरिएबल के स्थान पर, माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है। तो μ0 अपॉन बी बराबर चल रहा है बच्चों, μ0/4 पाई आई अपॉन आर, ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट साइन फाई के स्थान पर एल्फा माइनस साइन, क्या लिमिट है, माइनस बीटा। साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो b बराबर आ गया μ0/4 पाई आई अपॉन आर साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात समझ गए, पूरे चालक के कारण। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों आप ये कह रहे होंगे कि सर हमें सब चीज दिखाई दे रही थी, आर भी दिख रहा था, आई भी आपने मेंशन कर दी, डीएल भी हमें दिख रहा था, एल भी दिख रहा था, ये डी फाई नहीं दिख रहा। तो डी फाई बच्चों ये कोण है,
जो इस डीएल लंबाई ने बनाया है। जैसे अब यहाँ बहुत घना हो जाएगा फिगर, जैसे ये एलिमेंट डीएल है, डीएल लंबाई का है और ये बिंदु पी है, इसको मैं अगर यहाँ मिलाऊँ सूक्ष्म इसको, बिंदु पी पर जो कोण बनाएगा यही कोण क्या है, डी फाई है, समझ में। तो डी फाई भी लिख जाएगा, क्योंकि डी फाई इतना चालक डी फाई कोण बना रहा है, तो पूरा चालक कितना कोण बना रहा है, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, इसलिए हमने लिमिट लगाई थी माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। तो बच्चों ये रहा विजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब एक स्पेशल केस पर चलते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। अब हम बात करते हैं कि यदि यह चालक अनंत लंबाई का होता, यही चालक कैसा होता, अनंत लंबाई का, अपरिमित लंबाई का, ये तो एक फाइनाइट लंबाई हो गई जो कि अल्फा बीटा एंगल से कवर हो रही थी। अब यही वायर बहुत लॉन्ग हो, स्पेशल केस, विशेष परिस्थिति की बात करते हैं। यदि धारावाही चालक अनंत कह लो या अपरिमित लंबाई का कह लो, एक ही बात है बच्चों। का है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यानी अब हमारा हेडिंग क्या हो गया, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप लोग यहाँ एक ऐसा हेडिंग भी डाल सकते हैं। तो देखें यानी ये तार हम और बड़ा कर रहे हैं, ध्रुवी और ध्रुवी बहुत बड़ा तार है। तो देखो जैसे जैसे ये सिरा बढ़ता चला जाएगा, कोण बढ़ता चला जाएगा, जैसे ऐसे समझें कि जैसे ये चालक में छोटा सा बना लेता हूँ, ये था और ये बिंदु था पी, ये कोण बनना था यहाँ से कितना अल्फा और नीचे बनना था बीटा। अब मैं तार को बड़ा करता चल रहा हूँ, जैसे यहाँ तक कर दिया, तो देखिए अल्फा जो कोण है पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया, और बड़ा कर दूँ मैं तो और बड़ा हो गया, और बड़ा कर दूँ तो और बड़ा होगा, ऐसे ही नीचे वाला बड़ा होगा। हमें कहाँ तक ले आना है, अनंत तक। तो अनंत तक, अनंत पर जाके इनको मिलाओगे तो ये रेखा समांतर हो जाएंगी, क्योंकि समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं, यानी ये मिलाते मिलाते ऐसे हो जाएगी। तो अल्फा हमारा यही तो हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। दैट इज उस स्थिति में अल्फा और बीटा दोनों ही कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री कह लो या π/2 कह लो, एक ही बात है। π/2 रेडियन या 90 डिग्री। तो अगर यही धारावाही चालक अनंत लंबाई का है तो इस सूत्र में अल्फा बीटा के स्थान पर π/2 रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बच्चों, देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। I/r sin π/2 प्लस sin π/2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और 1 2 हो गए। अब आप अगली लाइन में लिख लेना 1 + 1, तो 1 और 1 2, तो कितना आ गया, μ0/4π 2I/r। ये अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया बच्चों, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आप कहेंगे सर 2 से 4 काट दो, बेटा इसलिए नहीं काट रहे हैं, जैसे वैद्युत स्थैतिकी में जितने भी एक्सप्रेशन आ रहे थे उन सब में 1/4πε0 1/4πε0 आता था, तो याद करने में सिमिलरिटी बनी रहती थी, आसानी से उनको याद रख सकते थे। यहाँ पर क्या है बच्चों, μ0/4π आएगा सभी सूत्रों में, तो इसलिए मैंने नहीं काटा है। आप लोग अगर चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे ये है कि एक सिमिलरिटी बनी रहती है कि सभी सूत्रों में μ0/4π के टर्म्स में याद कर लें, तो ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ 2π आएगा कहाँ 4π आएगा। तो वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बात है बच्चों। तो बच्चों ये रहा एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। अब हम ये देखना चाहेंगे इसकी दिशा किधर है। तो बच्चों हमने एक रूल बताया था, स्क्रू रूल बताया था, एक दक्षिणावर्ती पेच का नियम, और एक थंब रूल भी बताया था कि हमें वायर को इस तरीके से पकड़ना है या ऐसे रखना है कि हमारा अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में। तो हमें यूं करना होगा, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना भाई, हाथ मत पलट देना कि बाएं हाथ कर लो। फिर किसका है ये, राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ का, यानी दाएं हाथ का नियम है। तो दायां हाथ, नहीं तो दिशा उल्टी हो जाएगी। दाएं हाथ के धारा नीचे की ओर है तो ऐसे, तो फिंगर्स, अब बायर यहाँ होता, मान लो मैंने बायर ऐसे पकड़ा है, मान लो ये धारा की दिशा है, ऐसे अंगूठा धारा की दिशा में है, तो उंगलियों का रोटेशन देखें, इधर बायर के इधर उंगलियां ऐसे आ रही हैं, यानी ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आएंगी, ऐसे घूम के आ रही हैं, दिशा ऐसे ही तो हो रही है। तो यहाँ से ऊपर निकलेंगी, तो ऊपर निकलेंगी तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को होगा। तो ऊपर की दिशा, इस ऊपर ऐसी लाइन में ब्लैक इस व्हाइट बोर्ड पर कैसे बना सकता हूँ भाई, तो वो संकेत मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो यहाँ क्या दिखा दोगे, डॉट, यानी इस डॉट का क्या अर्थ हुआ कि बल रेखाएं इस साइड से निकल रही हैं और इस साइड में प्रवेश कर रही हैं। बात समझ रहे हो बच्चों, इस दिशा से कंफ्यूज मत होइए। फिर समझ लें, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियों का रोटेशन, बायर के इधर निकल रही हैं और इधर प्रवेश करेंगी। फिर जब इधर प्रवेश करेंगी इस साइड में, तो इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो लंबवत अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर की दिशा क्रॉस से दिखाई जाती है और बाहर की ओर की दिशा किससे दिखाई जाती है, डॉट से। अब मैं मान लो धारा की दिशा ऊपर लेता तो इधर क्रॉस आता है, इधर डॉट आता, बात समझ रहे। तो धारा की दिशा अब मैंने यहाँ इसलिए लिखी नीचे की ओर कि जब हम आईडीएल साइन थीटा करते हैं तो थीटा आईडीएल वेक्टर, भाई डीएल अकेला तो डीएल को जब वेक्टर की तरह ले रहे हैं, आईडीएल के साथ ही लेते हैं, तो दिशा धारा की दिशा में होती है। तो हमारा जो डीएल वेक्टर था इधर होता और जो मिलाने वाली रेखा है वो इधर, तो इन दोनों के बीच का यही तो कोण थीटा है। अगर ऊपर की ओर ले लें तो डीएल वेक्टर ऊपर हो जाता, ये इधर हो जाता, तो कोण ये होता है साइन 180 माइनस थीटा लेना पड़ता। जहां हमने साइन थीटा लिया था तो आप लोग गलती कर सकते थे, तो मैंने उस गलती से बचाने के लिए धारा की दिशा नीचे की ओर ले ली थी। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये रहा आज का ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आज हमने सीधे तार के कारण सीख लिया। कल वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण पढ़ेंगे। वृत्ताकार धारावाही लूप का समझ रहे हैं बच्चों कि धारावाही लूप आप जानते होंगे। मुझे कुछ यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा है बच्चों जिससे मैं आपको लूप समझा सकूं। यानी तार सीधे सीधे रिंग की फॉर्म में मुड़ा हुआ हो, यानी तार सीधा न होके ऐसे हो, वृत्ति इसमें धारा बह रही हो ऐसे या ऐसे, तो इससे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी सीधे तार की बजाय एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ तार है, वही वृत्तीय वृत्ताकार लूप कहलाता है। इसी को क्या कह देते हैं, लूप। एक लूप हो या कई फेरों की एक कुंडली हो, बहुत सारे फेरे हैं ऐसे, ये वृत्ताकार कुंडली हो गई, ठीक है ना, अनेक लूपों से मिलकर बनी है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कल के लेक्चर में, क्योंकि आज ही सब कुछ करेंगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी भाई, आप लोग भी बोरियत महसूस करने लगेंगे। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, विधिवत नोट्स बनाते रहिए। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ बच्चों एक बात और, सॉरी मैं वापस फिर आ गया कि बच्चों आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं, इसलिए आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आती होगी। देखिए इसमें वायु सेवर्ट का नियम का ही प्रयोग हुआ, तो आपको पिछला लेक्चर तैयार करके आना था। कल हम ये जो पढ़ाएंगे वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो भी वायु सेवर्ट के नियम से ही निकालेंगे। तो जब आप उसको ढंग से भली भांति पढ़ के आएंगे उस नियम को, तभी उस नियम को अप्लाई कर पाएंगे और तभी सीख पाएंगे। तो इसलिए बच्चों अगला वीडियो जब देखते हैं
तो पिछला वाला वीडियो का रिवीजन जरूर कर लिया करें, या आपने जो नोट्स बनाया है उसका रिवीजन जरूर कर लिया करें। ओके, गुड बाय।